जय हिंद। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज हैं जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनफैक्ट यह जो क्वेश्चन की सीरीज है, टोटल जो क्वेश्चन की सीरीज मैं कराने वाला हूँ, ये टोटल क्वेश्चन की सीरीज एक एग्ज़ामिनेशन का पेपर है, या है ना। तो आप एग्ज़ामिनेशन के पेपर के रिस्पेक्ट से आप इसको समझिए, और आने वाला जो भी पेपर होगा इसमें से क्वेश्चन मिलने की परम संभावना होगी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज है। वैसे बैठे बैठे मैंने पेपर देखा और पेपर में लगा कि हाँ, इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से आप देखिएगा, है ना। टोटल क्वेश्चन को डिटेल में हम करेंगे। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन पर कहीं कहीं ट्रिक लगा है, तो यह ट्रिक बिल्कुल गलत है। जहाँ पर ट्रिक लगा होगा वह गलत है, जो मैं ट्रिक लगाऊंगा उस ट्रिक को आप सही मानिएगा। टोटल क्वेश्चन देखिएगा, हमारे अनुसार आंसर इसका नोट करिएगा और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रट डालिएगा, पेपर में आपके मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहली बात, जैव विविधता मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी भिन्नता, जितने भी जीवधारी होते हैं उनकी भिन्नता की बात करें कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा शांत घाटी में पाई जाती है। यह शांत घाटी याद रखिएगा जंगल है, पूरा पूरा का पूरा जंगल है। जो शांत घाटी है पूरा का पूरा जंगल है, और यहीं पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, याद रखिएगा। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। प्रश्न पूछे भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो शांत घाटी मतलब सर्वाधिक शांत घाटी में जीवों की भिन्नता पाई जाती है, कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। चलिए कुछ और इस ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फूलों की घाटी, याद रखिएगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, अत्यधिक फूलों की संख्या है यहाँ पर। तो इस प्रकार से लगता है कि फूलों का बगीचा है, इसलिए फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। दोरांग घाटी की बात करें तो दोरांग घाटी जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। शांत घाटी केरल में, अभी आपने पढ़ा। सूरमा घाटी, याद रखिएगा सूरमा घाटी असम में है, और यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। मतलब घाटी मतलब एक जगह है, एक गड्ढा टाइप स्थान है, और वह तेल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? असम में, है ना। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो अभी आप समझे उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक चमोली जिला है, वहीं का क्षेत्र फूलों की घाटी पड़ता है। इस टोटल सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर आप 4 अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। अपने को सत्य नहीं चुनना है, असत्य चुनना है। कौन सा फर्जी है? देखिए क्या है एलपीजी, आपको पता है एलपीजी। एक बात बताइए, एलपीजी का एक सिलेंडर होता है, एलपीजी का सिलेंडर एक भारी सा सिलेंडर होता है। इसको उठाते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन। कोई पूछे एलपीजी में क्या मिलता है, तो याद रखिएगा बीपी, ट्रिक है बीपी। तो बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन। सर्वाधिक होता है ब्यूटेन, उसके बाद होता है प्रोपेन। तो बी से ब्यूटेन, उसके बाद क्या होता है? प्रोपेन, है ना। जो यह सिलेंडर होता है एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, इसमें गंध के लिए, इसमें गंध जो आती है वो एथिल मरकैप्टन के कारण आती है। किसके कारण? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इस कारण इसमें क्या आती है? गंध। तो कोई पूछे एलपीजी सिलेंडर में गंध क्यों आती है, तो एथिल मरकैप्टन के कारण, एथिल मरकैप्टन के कारण इसमें गंध आती है। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, एलपीजी के बारे में। चलिए कह रहा है कि कौन सा असत्य हमें चुनना है। एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल यह बात तो सही है कि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि इससे प्रदूषण ना के बराबर होता है। एलपीजी घर का जो सिलेंडर नीला जलता है, नीला जो अलग साथ जलता है, यह भी ठीक है। उच्च ऊष्मीमान मतलब बहुत ज़्यादा गर्माहट होता है, यह भी ठीक है। मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, यह प्रदूषण ना के बराबर करता है जी, प्रदूषण ना जी ना के बराबर करता है। तो यार मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, बाकी सब ठीक है। मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, इसके अनुसार मत जाइएगा, यह जो टिक लगाए हैं इनके अनुसार मत जाइएगा, जो हम बता रहे हैं उनके अनुसार देखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डील करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए करा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, यानी कि पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। देखिए जो भी आपका पारिस्थितिकी है या पर्यावरण है, उसमें केवल दो ही चीज़ होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। जो भी आपका पारिस्थितिकी या पर्यावरण है, या तो उसमें जिंदा चीज़ होगा या तो उसमें मरा हुआ चीज़ होगा। आप अपने अनुसार देख लीजिए कुछ भी,
घर के बगल में देखिए कुकुर घूम रहा है, घास है, तख्ता है, बाइक है, तो कुछ जिंदा है कुछ मरा है, यानी कि कुछ जिंदा है तो जैविक, कुछ अजैविक, बस दो ये चीज़ होता है पर्यावरण में, और कुछ भी नहीं होता, या तो जिंदा या तो मरा। तो जैविक कहिए जिंदा को जैविक और मरे हुए को अजैविक। तो पर्यावरण के घटक यानी कि पर्यावरण दुइया भाग से बना है, या तो जैविक या तो अजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, तो अगला देखिए, चलिए यह क्वेश्चन है मकर रेखा है, समझिएगा मकर रेखा क्या है। तो देखिए यह हमारी पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बीचों बीच से, मतलब अभी शुरुआत करें आधा इधर और आधा इधर, 0 डिग्री से जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 23.5 और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आते हैं तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, है ना, याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाता है तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मतलब साउथ की ओर आता है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ, यस मतलब साउथ, ऑप्शन नंबर तीसरा, है ना। याद रखिएगा इसको। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? याद रखिए लीजिएगा, कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है? माही, ठीक। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी का नाम है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे। और याद रखिएगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, देखिए इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 2 चीज़ होता है, एक होता है इकोसिस्टम, एक होता है इकोलॉजी। क्या होता है? इकोलॉजी। देखिएगा जरा, इकोसिस्टम की बात करें ना, सिस्टम, तो डॉक्टर A.G. टॉन्सले, याद रख लीजिएगा। अगर सिस्टम की बात करें इकोसिस्टम की, तो डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने इसका प्रयोग किया। इकोसिस्टम, सिस्टम बोले तो टांसले, टांसले, ठीक। लेकिन इकोलॉजी बोले, लॉजी, तो हकला, हैकल। किसने? हैकल ने। किसने प्रयोग किया? हैकल ने। तो इकोलॉजी बोले तो हैकल ने। इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? हैकल ने। इकोलॉजी के जनक पूछे तो भी हैकल, लेकिन इकोसिस्टम पूछे, सिस्टम, तो सिस्टम याद रखिएगा A.G. टॉन्सले। क्या याद रखेंगे? A.G. टॉन्सले। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? देखिए आर्सेनिक जो होता है ना, पानी में घुलता है तो इससे अत्यधिक रोग होता है। और सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, और कहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में, है ना। अगर यहीं से पूछा जाए कि जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और जूट जो होता है, इस जूट को हुगली नदी में धुलते हैं। यह हुगली नदी कोलकाता में है। तो सर्वाधिक आर्सेनिक प्रदूषण कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत का पश्चिमी घाट के दक्षिण शुष्क है, क्योंकि यह भारत का, इधर देखेंगे पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, यह शुष्क है, सूखा हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है हमेशा आ नहीं पाता है, यह एक छाया प्रदेश में पड़ता है। क्या पड़ता है? रेन शैडो प्रभाव। यहाँ पर रेन शैडो मतलब वर्षा का छाया पड़ जाता है, रेन शैडो। जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर वर्षा कम होती है, शुरुआत होती है केरल के मालाबार तट से, लेकिन यह जो क्षेत्र है यह शुष्क होता है। क्यों? क्योंकि रेन शैडो प्रभाव यहाँ पर पड़ जाता है, वर्षा का छाया यहाँ पर पड़ जाता है। याद रखिएगा कि तो दक्षिण भाग है सूखा हुआ, क्यों? रेन शैडो प्रभाव के कारण, ठीक। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ध्यान से देखिएगा, दोनों को अच्छी तरीके से देखिएगा। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित मतलब कब पास हुआ? तो यह इसके अनुसार तो 1972 बिल्कुल सही होगा। यानी कि वन्य जीव, वन मतलब वन में रहने वाले जीवधारियों की सुरक्षा करने के लिए जो अधिनियम पारित हुआ वो कब हुआ? 1972 में।
कंप्लीट डेट लिखना चाहें तो 21 अगस्त 1972 को पारित हुआ। यह अधिनियम के यहाँ जो भी वन्य के जीव हैं उनको सुरक्षा किया जाएगा। तो 21 अगस्त 1972 को पारित हुआ और 9 सितंबर 1972 से पूरे देश में लागू हो गया। 9 सितंबर 1972 से पूरे देश में लागू। तो फिलहाल अभी इसमें पूछा है कि पारित कब, और एक ही डेट दिया है 1972, तो 1972 को ये आप क्लियर करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। अच्छा, यही देखिए, दो प्रकार के अधिनियम अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पहला वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम और दूसरा होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर कोई बोले कि पर्यावरण का संरक्षण करना है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में। 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू किया गया। 19 नवंबर 1986 को पूरे भारत में लागू किया गया। अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यही पूछ दे कि जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम आया था, है ना। यही पूछ दे गिद्ध संरक्षण अधिनियम, तो 2006 में गिद्धों का संरक्षण करने के लिए आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर, मतलब वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की सीमा है, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण, यानी कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपर की सीमा है उसके निश्चित क्षेत्रफल, मतलब एक इकाई क्षेत्रफल पर जो भी सूर्य का प्रकाश आता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सौर स्थिरांक कहते हैं। नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, याद कर सकते हैं। वायुमंडल के ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्रफल, है ना, जो भी वायुमंडल होता है, वायुमंडल, इसके एक निश्चित क्षेत्र पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सौर स्थिरांक कहते हैं। याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पर। यह आंसर बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा, यह नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट करा है मौलिक कर्तव्य, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? देखिए जरा ध्यान से, मौलिक कर्तव्य की बात किया जा रहा है। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। और टोटल के टोटल याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में नहीं था, 1976 में जोड़ा गया। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस। तो रूस का लिखा है USSR, इसी को हम कहते हैं रूस। कहाँ से लिया गया है? रूस से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लिखा है घास भूमि क्षेत्र परितंत्र में, मतलब घास का जो भूमि क्षेत्र परितंत्र होता है, श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर क्या होता है? जो भी घास होता है, घास के भूमि क्षेत्र में, घास के भूमि क्षेत्र में श्रृंखला में सबसे ऊपर क्या होता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी जानवर। क्या होता है? मांसाहारी। घास की बात हो रही है, घास में सबसे ऊपर क्या होता है? मांसाहारी जानवर। घास श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन सा जानवर होता है? मांसाहारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए, याद रख लीजिएगा इसको, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, यह तो क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आ जाता है, कहीं ना कहीं घूम फिर कर हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा, वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर, मतलब वायुमंडल के टोटल याद रखिएगा 5 परत हैं। वायुमंडल के 5 परत हैं, सूर्य के 6 परत हैं। इन सब चीज़ों को भी याद रखिए। क्या कह रहा है? वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, पृथ्वी के सबसे पास क्या है जी? पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। ठीक, याद रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जितने भी वायुयान होते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, लेकिन पृथ्वी के सबसे पास का कौन सा? क्षोभ मंडल। इसी में बादल बनता है, कोहरा गिरता है, जो भी मानवीय क्रियाएं होती हैं, जो भी विक्षोभ होता है, इसी विक्षोभ होता है वही क्षोभ मंडल में आता है, इसीलिए इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए, है ना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें। खरा है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? अभी बताए हैं 2002, 11 दिसंबर 2002, याद रखिएगा 11 दिसंबर 2002। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है ना, 11 दिसंबर 2002 जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को, याद रखना 22 मई को। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायक है।
शिफ्टिंग खेती मतलब एक जगह करिए फिर छोड़कर दूसरे जगह चले जाइए, ऐसा करेंगे तो जिस जगह को छोड़ेंगे वो बंजर बन जाएगी, मतलब ये पर्यावरण के लिए खराब है। दूसरा देखिए, अधिक उपज देने वाली किस्म की खेती। अधिक उपज देने वाली किस्म की खेती अगर अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा ज़्यादा आपका खाद प्रयोग करना पड़ेगा, और खाद का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होगा, है ना। ग्लास हाउस में पौधे लगाना। ग्लास हाउस में पौधे लगाएंगे तो अत्यधिक मात्रा में खेती नहीं कर पाएंगे, यह भी गलत। यानी कि जैविक कृषि मतलब खाद का उर्वरक का प्रयोग कम से कम, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करिए, और इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं, जैविक खेती। यहाँ से 2 प्रश्न याद रखेंगे। जैविक खेती, भारत का एकमात्र जैविक खेती करने वाला राज्य है सिक्किम। एकमात्र जैविक खेती करने वाला राज्य कौन है, सिक्किम। और याद रखिएगा सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दे दिया गया है 2016 में। कब दिया गया, 2016 में। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए कि जैविक फल किसे कहते हैं, तो जैविक फल कहते हैं कीवी को। नाम सुने होंगे ना, खैलो नहीं होगा कबो, होता हरियर हरियर, है ना। क्या कहते हैं, कीवी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैविक राज्य सिक्किम और जैविक फल कीवी। अगला क्वेश्चन अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो इतनी बार बताया हूँ, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 वाला, H2SO4 वाला सल्फ्यूरिक अम्ल। ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है इसमें, है ना। आगे अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है WWF, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई लोग गलत कर देते हैं। WWF इसका संबंध है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इसमें यल नहीं होता लेकिन लाइफ लगाते हैं। वर्ल्ड, अरे कराटा वराटा वाला नहीं है, जंगल वाला है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं लिख लीजिए दीवार पर, 2-3 बार दिखेगा, याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें लाइफ नहीं होता, लेकिन एक में हमें जो पूछता है इसका फुल फॉर्म, तो लाइफ हमें अपने मन से लगाना पड़ता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये देखिए। नेक्स्ट अगला है, अच्छा वही है क्या, ठीक। नेक्स्ट है फूलों की घाटी। का है भैया, तो मैंने बता दिया। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला में। सिक्किम जैविक राज्य। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती, हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती। जम्मू कश्मीर तो आपको पता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सबके सब इसमें मतलब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के मापन से संबंधित है, मतलब कौन सी एजेंसी पर्यावरण प्रदूषण का मापन करती है, तो याद रखिएगा इसको। कौन सी एजेंसी पर्यावरण प्रदूषण का मापन करती है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यही एजेंसी है जो भारत में मापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी, याद रखिएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अंतिम बार इसमें 1942 में विस्फोट हुआ है, और तब से अभी तक विस्फोट होता हुआ आ रहा है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला पर है। कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर, याद रखिएगा। इस कहाँ पर है, एंडीज पर्वतमाला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ब्रह्मपुत्रा को ही तिब्बत जब जाता है ना, तिब्बत के क्षेत्र से जब निकलता है तो उसे बोलते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं, सांगपो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ध्रुव तारा, यह बच्चे को पता होगा। ध्रुव तारा क्या है, उत्तर और जो तारा निकलता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, किसकी सहायता से, आप कमेंट करके बताइएगा कि ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है, उत्तरी तारे को कहते हैं, और किसकी सहायता से ध्रुव तारा की पहचान करते हैं, किसकी सहायता से ध्रुव तारा की पहचान करते हैं, है ना। दो प्रकार के होते हैं, एक उर्सा माइनर, उर्सा मेजर। उर्सा माइनर, उर्सा मेजर पूरा लिखकर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के लिए प्रारंभ किए गए। तो सब बच्चों को पता कि 73 में टाइगर, 92 में हाथी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए याद रखिएगा अच्छी तरीके से। वर्तमान में मैं बात करूं कि टाइगर रिजर्व करने वाले टोटल कितने हैं, 73। टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में, 73 है ना। अगला बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। कान्हा बोले चाहे कुछ बोले, वो मैक्सिमम आंसर होता है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ? देखिए, एक होता है लखनऊ अधिवेशन और एक होता है लखनऊ समझौता। जब लखनऊ अधिवेशन बोले तो याद रखिएगा नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ। अधिवेशन बोले तब लखनऊ अधिवेशन भी हुआ 1916 में, लखनऊ समझौता भी हुआ 1916 में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने और लखनऊ समझौता की भी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। लेकिन समझौता हुआ था मुस्लिम और कांग्रेस। समझौता कैसे होगा? मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में। तो समझौता की जब भी बात बोले ना तो मुस्लिम और कांग्रेस के बीच हुआ। मुस्लिम और कांग्रेस, लखनऊ समझौता मुस्लिम और कांग्रेस के बीच हुआ, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। लेकिन अगर बोले लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ वो नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर समझौता। समझौता किससे करेंगे? मुस्लिम और कांग्रेस से। तो कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य हुआ। ठीक, ऑप्शन है। अगर यही रहता लखनऊ अधिवेशन तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, फटाफट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कई बार होता है जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य है। भाई जंगली गधों के लिए गुजरात में है। आपको मैंने बताया है गुजरात का यह भाग, देखिए गुजरात का यह भाग जो होता है नीचे का, इसे बोलते हैं गिर। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। और ऊपर वाला है कच्छ। जो ऊपर वाला गुजरात का कच्छ है, यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, यहाँ पर जंगली गधे। और जो यहाँ पर सौराष्ट्र है, गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, यहाँ पर बब्बर शेर मिलते थे। यहाँ पर बब्बर शेर, यहाँ पर जंगली गधे। तो जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य कौन सा है? तो जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा? गुजरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले पर बढ़ते हैं, सुनना जरा। 46, ठीक है। चले, क्वेश्चन आप याद करते चलिए, नोट करते चलिए। कहीं ना कहीं कह रहा है कार्बन डेटिंग। अच्छा देखिए, कई प्रकार के डेटिंग मतलब डेट ज्ञात करना, डेट मतलब आयु ज्ञात करना। जैसे बोली यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम याद रखिएगा, रट मारिए। यूरेनियम से पृथ्वी चाहे चट्टान की आयु ज्ञात करते हैं। यूरेनियम से जो कठोर चीज़ें हैं, जो चट्टान पत्थर है, पृथ्वी चाहे चट्टान की आयु यूरेनियम डेटिंग से ज्ञात करते हैं। फ्लोरीन डेटिंग से दांत ज्ञात करते हैं, दांत की आयु, है ना। और कार्बन डेटिंग से उसी चीज को ज्ञात करते हैं जो कभी न कभी जिंदा था। तो क्या है इसमें पढ़िए? चट्टान नहीं, ये तो यूरेनियम आएगा। इनमें से सभी हटाइए ना। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग हटाइए, सारे झूठे बोल रहा है। प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियां या सामग्रियों का आयु का मापन, समझ रहे हैं? जो प्राचीन समय में जो हड्डियां थी उनके आयु का मापन ऊपर हम किससे करते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन डेट, किससे? कार्बन डेटिंग से। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हड्डी वड्डी है ना, हड्डी कभी न कभी जिंदा रही होगी तो कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 47, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद आया। इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद आया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देखिए, जल्दी हम लोग खत्म करने वाले इसको, है ना। ये देखिए, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। बायो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब जहर। किसी चीज़ में जहर की मात्रा बढ़ती है उसे मैग्निफिकेशन। और बायो मतलब जिंदा। क्या है? समय के साथ उत्तक में विषैले मतलब जहरीले पदार्थ की बढ़ती संख्या, बढ़ती सांद्रता, है ना। समय के साथ उत्तकों में विषैले पदार्थ की जो सांद्रता बढ़ती उसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 और 150 के बाद खल्लास और वो का ठीक खत्म है। ध्यान से देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है। ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल मतलब जो जिंदा है उसका अजैविक घटक नहीं है। मतलब जो कौन ऐसा है जो अजैविक नहीं है, वो जिंदा है। तो प्रोटीन मरल हुआ, ये नहीं होगा। फास्फोरस ये भी अजैविक है ना। मृदा यह भी अजैविक है। कवक लेकिन जैविक है, कवक को जैविक बोलते हैं। करें कौन अजैविक नहीं है? तो कवक अजैविक नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, याद रखिए, रट मारिए लिख कर कहीं ना कहीं है। ये देखिए सर हट नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 149 कह रहा है
कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवा कवा है, इसको तो पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन 150 देखिए तो लास्ट का है ना, करा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ग्रीन पीस एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो पर्यावरण के लिए काम करती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? नीदरलैंड में। चलो जी, रखते हैं, ख़त्म ये पूरा चीज़ें 150 क्वेश्चन। तो कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, हमें लगा कि कराना चाहिए आपको। कुछ चीज़ें शायद इससे आपके एग्ज़ाम में फंस सकती है, इसलिए इसको कराया हूँ। ठीक है, याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मम्मी आगे नहीं। हाँ